आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि मैं एयरपोर्ट जा रही थी अपनी हेल्पर को रिसीव करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डेट तो आपने देख ली, दिन भी देख लिया कि कब की वीडियो रिकॉर्ड हुई है और आज मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ 2025 में। अच्छा जी, हेल्पर का वीज़ा यहाँ पर लेना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मैं 2021 की बात बता रही हूँ कि उस टाइम अलाउ नहीं था। आप पाकिस्तानी हेल्पर जो हैं नहीं बुलवा सकते, उसका वीज़ा नहीं निकलवा सकते और अभी तक मेरे ख़्याल से यही चल रहा है कि आपको कोई भी हेल्पर चाहिए ना, आपको कोई हेल्पर मिल सकती है। फ़िलिपीनी चाहिए आपको, बांग्लादेशी चाहिए आपको, कोई भी चाहिए। मैंने अपने पास रखी हुई थी पहले, वो बांग्लादेशी थी लेकिन बस कुछ टाइम के लिए मैंने 1 महीना या 2 महीने रखी थी बस। उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग कोई ऐसी ढूँढते हैं जो कि परमानेंट हमारे साथ हो, दिन-रात हमारे साथ हो। सामने हमारी जो है ना वो हेल्पर आ रही थी, हमने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम लोग चल पड़े घर की तरफ और मुझे हेल्पर क्यों चाहिए थी, ये आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में ही, वीडियोज़ देखकर। ठीक है? तो हम लोग इनको लेकर चले, रास्ते में हमने नाश्ता लिया क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, नाश्ता अब जाके मैं बना नहीं सकती थी। हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग सो गए। ठीक है, अभी आते हैं जी मैंने हेल्पर क्यों बुलवाई थी और कैसे बुलवाई थी? क्योंकि हेल्पर का वीज़ा तो निकलता नहीं है, यहाँ पर अलाउ ही नहीं है आपको हेल्पर रखना, पाकिस्तानी ख़ास तौर पे। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो बेचारे हैं आदत से मजबूर। हम लोग यहाँ पर आके करते हैं स्कैम, हम लोग आके करते हैं गलत हरकतें मतलब ये कि यहाँ पर अक्सर लेडीज़ या फिर जेंट्स भी, दुबई में ज़्यादा जेंट्स पकड़े जाते हैं, सऊदीया में जो है ना वो लेडीज़ पकड़ी जाती हैं भीख मांगते हुए। ठीक है, उनको ये समझ नहीं आती कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ये फ़कीरी और ये फ़कीर भाग रहे हैं पीछे-पीछे और इस तरह का कोई सीन नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में तंग किया जाता है। तो यहाँ पे अभी तक भी इतनी सख्ती होने के बावजूद मैंने अभी भी 2-3 लोगों को देखा पॉइंट्स पे जो खड़े होते हैं जहाँ पर सिग्नल होता है ना, सिग्नल पे खड़े होते हैं, कभी पानी लेके खड़े होते हैं, कभी वो ठीक है आपने अर्निंग करनी है, कोई और तरीका आप ढूँढें अपनी कमाई का, कोई मेहनत कोई और करें, इस तरह आप खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की बदनामी अलग है और बदनामी तो अच्छी खासी हो चुकी है, सऊदीया में भी और दुबई में भी अच्छी खासी बदनामी है कि ये लोग जो है ना आते हैं वीज़ा लगवा के, उसके बाद यहीं पे रह जाते हैं और भिखारी बनकर यहाँ पर भीख मांगते हैं, लेडीज़ और जेंट्स। इस वजह से अभी तक ना कोई वीज़ा नहीं लगता है, ना ही आप रख सकते हैं पाकिस्तानी हेल्पर। तो ये जो जिनको मैंने बुलवाया था ना अपने पास ये मेरी सिस्टर का इस्लामिक मरकज़ है, मदरसा है वहाँ पाकिस्तान में। तो ये जो आंटी है ना ये तो वहाँ हमारे सिटी मुल्तान में पहली मतलब रिसेंटली जब मैंने बुलाया है इनको, ये उसी टाइम ही मूव करके मुल्तान आई थी। ठीक है, ये पहले किसी गांव में रहती थी, लेकिन ये इतना इजीली इसलिए मेरे पास आ गई थी क्योंकि इनकी जो कज़न, इनकी जो भांजियाँ हैं, इनकी भतीजियाँ हैं ना जो मुल्तान में ऑलरेडी रहती थी, वो हमारे मदरसे में मेरी सिस्टर से सब पढ़ के गई हुई थी। इतना कुछ होने के बावजूद पूरी फैमिली इनकी पढ़ के गई हुई है, फिर भी वो यकीन नहीं कर रहे थे। हालांकि यकीन हमें नहीं करना चाहिए लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको पता है ये भी पाकिस्तानी बदनाम है इस चीज़ में कि फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, कराची से लोगों को दुबई में जो रहने वाले हैं अपने पाकिस्तानी वो लेके जाते हैं और वो सेल कर देते हैं। तो फिर इनको मैंने कॉल की बाकायदा यहाँ से, मैंने कहा कि आपको पता है आपकी पूरी फैमिली यहाँ पढ़ के गई हुई है और हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ पर है। हमारा इतना बड़ा मरकज़ है जो कि चल रहा है, 23 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बहरहाल वो मान गई थी। ये जो आंटी हैं वो तो मान गई थी, इनके जो बेटे हैं ना वो गांव से आए हुए थे, न्यू वो मूव करके आए थे यहाँ मुल्तान में, तो वो नहीं मान रहे थे कि हमारी अम्मी को सेल ना कर दे। मैंने कहा अभी ऐसी बात नहीं है कि दुबई में के अम्मियों को सेल कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल काफ़ी बात करने के बाद ये मान गई। उसके बाद जो है ना ये जो बाकी आप वीडियोस देख रहे हैं, हाँ फिर मैंने बुलाया कैसे, इनको बुलाया मैंने हेल्पर के वीज़े पे नहीं था, तो रिलेटिव्स वीज़े पे जो होता है ना, कज़न, अम्मी, दादी, इस तरह से सास, इस तरह से कह के मैंने उनको वो वीज़ा निकलवाया था रिलेटिव्स वाला और इनको बुला लिया था। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट वीडियोस आप देख रहे हैं शॉपिंग की, ये शॉपिंग मैंने इनके आने से कुछ शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी
आंटी के आने से, और कुछ शॉपिंग मैंने बाद में की थी। तो जो मैं बाद में करती थी ना, वो मैं शॉपिंग ला के आंटी को दिखाती थी कि देखें आप कौन सी चीज़ हमें बैग में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। और आंटी जो है ना, वो हमारा, क्योंकि उनका ज़्यादा काम नहीं था, मेरा जो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा खाना पीना है ना, वो आता है हमारी सिस्टर के घर से। तो जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, यानी मेरे बहनोई है ना, वो बिल्कुल बहनोई बाद में है, बड़े भाई पहले हैं वो मेरे। तो वो उनके घर से आता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो कुछ ही टाइम बाद, कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा था कि आप खाना नहीं बनाया करें, आप 2 लोग हैं सिर्फ, तो खाना इधर से आया करेगा, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर खाना ज़्यादा उसमें बनता था। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा, वैसे दोनों मियाँ बीवी बहुत कम खाते हैं, एक छोटी सी प्लेट में अगर हम निकाल के भेजते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, हम आप लोगों के लिए स्पेशल बना रहे होते हैं, तो इसलिए आप अलग बना रही हैं, इधर हम साथ ही अलग बना रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरा खाना स्टार्ट से ही वहीं से आता है, और अभी तक ऐसे का ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इसमें ज़्यादातर जो हाथ है वो मेरे भाई का है, बहनोई का है, ठीक है। मेरी सिस्टर का 20%, 10% कह सकते हैं, क्योंकि उनका उनके साथ रिश्ता है बस। बाकी इसमें जो हाथ है ना, जो वो सिर्फ भाई का है। तो अभी तक हमारा यही सिस्टम चल रहा है। तो अच्छा जी, फिर ये जो शॉपिंग वॉपिंग की वीडियोज़ हैं, हाँ, तो आंटी को मैंने क्यों बुलवाया था? आंटी को इसलिए मैंने बुलवाया था क्योंकि मेरे केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, और मुझे इंजेक्शन भी लग रहे थे। 6 मंथ तक मुझे इंजेक्शन लगते रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, वो मुझे यही कहती थी कि आप कहती हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो खाना नहीं बनाती आप, तो फिर आपके ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं इसमें? तो फिर हमने सोचा कि यार बेहतर है कि हम लोग ऐसी कोई रखें जो कि 24 आवर्स हमारे पास हो, क्योंकि घर की सफाई तो होती थी, घर की सफाई करना वो भी वैक्यूम ही करती थी, लेकिन झुकना इधर उधर, पता नहीं शायद कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट का बोला था। तो जो खाना आता था, खाने के बर्तन वॉश करना, जिसमें हम लोग खुद खाते थे, वो बर्तन वॉश करना, और फिर चाय शाय शाम की बनाना, या रात में कभी कोई आ गया उनके लिए बनाना, ठीक है। इस तरह से मतलब छोटे मोटे काम कोई होते ही रहते थे। तो जब डॉक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा बार बार कहा कि आप कंप्लीट रेस्ट करें, बिला वजह आपने नहीं उठना है बेड से बिला ज़रूरत, तो फिर हम लोगों ने म्यूचुअल डिसीजन से हम लोगों ने आंटी का सोचा कि हम किसी को बुला लेते हैं पाकिस्तान से। इनको हमने बुला लिया था, और काम मैंने आपको बता दिया, काम कुछ हमारे घर था नहीं। सफाई के लिए वैक्यूम था, और कपड़ों के लिए फुल ऑटोमेटिक मशीन थी, और सिर्फ शाम की चाय बनती थी उस टाइम। अब तो खैर मैं खुद नाश्ता में बनाती हूँ, बाकी खाने के रूटीन, रात के खाने की रूटीन सब वैसे की वैसे ही है। तो फिर ये आ गई थी, बस इनसे ये हेल्प मुझे मिली थी कि मैं जो है ना, इनसे थोड़ी मालिश करवा लेती थी। आपको पता है मालिश की पहले भी ज़रूरत होती है, बाद में भी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, पहले ज़रूरत नहीं होती है, बाद में होती है। लेकिन ये जब आई थी तो मुझे ये हेल्प अच्छी खासी हो गई थी कि मैं सर की मालिश करवा लेती थी इनसे, हाथों पाँव की मालिश करवा लेती थी। और जब ये आई थी, फिर मैंने इनको सारी चीज़ें, आपको पता है सारी चीज़ों को, ये जो बच्चों की शॉपिंग होती है ये करना, उसके बाद उनको वॉश करना, फिर इनको पैक करना, फिर इनको रखना, कौन सी चीज़ अंदर रखनी, कौन सी, मतलब छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन छोटे छोटे कामों से ही इंसान थक जाता है। तो इस तरह के जो काम थे ना, उसमें मुझे रिलीफ मिल गया था, और फिर मसाज भी हो जाता था मेरा। तो मैं इनसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या फिर 2 दिन बाद तो लाजमी मैं अपने सर की मालिश करवा लेती थी। उसके बाद ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये हम लोग सेट लेके आए थे, बेबी सेट था, तो मैं उनको दिखा रही थी कि हम यही वाला ना, क्योंकि इसमें सब कुछ था, तो हम यही बैग में रख लेते हैं। मैंने 2 बैग्स बनाए थे, एक बेबी बैग था, एक मदर बैग था। जो बेबी बैग था, ये इस तरह से मैं शैम्पू और ये सब कुछ भी लेके गई थी, लेकिन आपको ना लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग ना, अगर आपके पास ये सब मटेरियल नहीं होता ना, बेबी बाथ, बेबी शैम्पू या बेबी लोशन, तो वो लोग खुद से वॉश कर देते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल केस हो, तो फिर तो आपको पता है कि ज़्यादा टाइम आपको रहना भी नहीं होता है, 1 दिन कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वो डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस हों, कोई बच्चे से रिलेटेड हो या मदर से रिलेटेड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन होते हैं, या 1.5 डे होता है, तो वो आपको जल्दी से डिस्चार्ज कर देते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा सामान ले गए थे, तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस भी नहीं था। और क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना, वो बहुत छोटी सी फैमिली है शुरू से ही, और हमारी
एक होती है जॉइंट फैमिली है, आपने अपनी कज़नों के बच्चे देखे हैं, आपने जिस तरह चचा ताए के सारी फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं, उनकी कज़नों की पहले बड़ों की शादी हो जाती है, तो छोटों को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमारा ऐसा कोई भी सीन नहीं था, तो छोटी-सी फैमिली है, सब सेपरेट रहते हैं, तो बस इसीलिए शुक्र है कि आंटी आई थी, तो उनसे भी काफ़ी मुझे हेल्प मिल गई थी। और जो है एक और मैंने इसमें काम किया था, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। मरियम बूटी का मुझे नहीं पता आप लोगों को किसको पता होगा या किस ने यूज़ की होगी। जिस किसी ने भी यूज़ की है आप लोग लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो वो भी मैं यूज़ करती थी, मालिश भी करवाती थी मैं, और मैं वॉक भी बहुत ज़्यादा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो बस ये सारी जितनी वीडियोज़ हैं ना, ये सब मैंने रिकॉर्ड की हुई थी उस टाइम से ही। तो ये तो मैंने वैसे मेमोरी के लिए रिकॉर्ड की थी। इंसान बाद में अपने बच्चे को दिखाता है, भई देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मा-पापा ने क्या-क्या मेहनत की है, क्या-क्या करते थे। बहुत सी वीडियोज़ हैं मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ, लेकिन मैंने अभी फिर अपने वाले चैनल से ना अलग एक चैनल अपने बेटे का बनाया हुआ है। उसकी जो छोटी-छोटी शरारतें होती हैं, छोटे होते से लेकर अब तक मैंने जितनी वीडियोज़ की हुई हैं ना, वो सब मैं उस पे अपलोड कर देती हूँ कि मोबाइल में मेरी इतनी वीडियोज़ हैं बच्चों की, मेरे भांजे-भांजियों की। मैं सिर्फ़ अपने ही बेटे की रिकॉर्ड नहीं करती, मैं भांजे-भांजियों का शुरू से मुझे ये आदत है। जब से ये मोबाइल है ना, उसी टाइम से बस मुझे ये होता है कि इंसान किसी भी लम्हे की मेमोरी जो है ना बना ले, छोटी-सी बना ले, क्योंकि हमारी ना अपनी खुद की ये मेमोरीज़ नहीं बनी हुई ना, तो हमें फ़ील होता है कि यार हमारी छोटे होते कोई कोई तस्वीर नहीं है, हमारी कोई वीडियोज़ नहीं है। हमारा शुरू से ना एक इस्लामिक माहौल था, हमारे जो बाबा थे वो इस्लामिक थे, तो ये टीवी-शीवी होना घर में, और आपको पता है वीसीआर वगैरह होते होंगे, फ़िल्में होती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था हमारे घर में। हमारे घर में टीवी ही अलाउ नहीं था, और अब तक भी हमारे घर में टीवी नहीं है, अब तक। हाँ, मोबाइल है, आपको पता है मोबाइल है तो समझो आज आपके पास पूरी दुनिया ही है, आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो टीवी की वो एहतमाम करते हैं, शादियाँ होती हैं, इतनी बड़ी-बड़ी एलसीडीज़ दी जाती हैं अपनी बेटियों को, तो वो वाला सीन हमारे घर अभी तक नहीं है। और जैसे आगे शादियाँ हो रही हैं, मेरी भांजी की होने वाली है, हम उनको भी मतलब उसको भी नहीं देंगे हम, ना हम देते हैं इस तरह की ना चीज़ें उसमें। तो बस ये कुछ छोटी-छोटी वीडियोज़ थी, मैंने कहा ये भी शेयर कर देती हूँ, और एक मेमोरी भी रहेगी, और अच्छा भी लगता है बाद में देखकर। अब अपनी भांजी की ना छोटी-सी थी वो, जब मैं उसके पास आती थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी वीडियोज़ देखते हैं इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है, वो भी देख के इतना खुश होती है। तो फिर इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलती है कि यार मेमोरीज़ थोड़ी-थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वाली बूटी जो है ना किस-किस ने यूज़ की है, इसको क्या-क्या फ़ायदे हैं, उनको क्या-क्या फ़ील हुआ इससे मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।